चलो ठीक है। यस मैम। ओके ओके, चलो अभी से रेगुलर रहना सारे के सारे, ठीक है। जिया, पलक, ओके। वैसे तो पलक आती थी, ओके मैम। मुझे लगा वो रोहन नेम ही है, मुझे नहीं पता था कि पलक है वो। तो अभी तो मुझे याद रहेगा। तो थोड़ा सा देखना बच्चे, है ना, रेगुलर रहना क्लास में, क्योंकि अभी ना ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली है तुम्हारी। ये लगा लो केमिकल काइनेटिक्स जैसे ही खत्म होगा ना, तुम्हारे ऑर्गेनिक की शुरुआत हो चुकी है। बायोमोलिक्यूल्स में तुम्हें पता है ऑर्गेनिक का चैप्टर है, फिर उसके बाद तुम्हारा हेलो एल्केन चलेगा, फिर एल्कोहल, फिनोल, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, समझ रहे हो, अमीन्स चलेगा। तो तुम्हारा ये लगा लो ऑर्गेनिक का क्या बोलते हैं इसको, शुरुआत होने वाली है। तो अगर मेरे साथ स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, तो ट्रस्ट मी, जब जीओसी की आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स अगर देखोगे ना, तो आपको सच में सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको क्लास मिस नहीं करनी जब तक कोई आपका जेन्युइन प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मैं आपको ग्रुप में जब अलर्ट भेजती हूँ कि स्टूडेंट्स ज्वाइन योर केमिस्ट्री क्लास, तो उसके साथ मैं बता दूंगी कि मैं कौन सा चैप्टर करा रही हूँ, सो दैट आपको ना याद रहे कि ऑर्गेनिक चल रही है और हमें क्लास मिस नहीं करनी है, राइट। ठीक है, तो तान्या आ गई। तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो रहेगा आर्हेनियस इक्वेशन, है ना। लास्ट में हमने कितना कर लिया था। गुड इवनिंग बच्चा, लेट कैसे हो गया तान्या। तो लास्ट टाइम कोई मुझे बताएगा कि क्या कर लिया था, जो बच्चे हैं। मनोज, आप भी बेटा लास्ट टाइम नहीं थे, आया करो सारे। मैं तुम्हारा वेट करती हूँ, तुम लोग नहीं आते हो। स्नेहा आ गई। अब तो सबके नेम भी मुझे याद हो गए इस ग्रुप में। एक पंकज आता था यहाँ पे, वो नहीं आता। कोई जानता है उसको? हम्म। अच्छा, हाँ, कोई मुझे बताएगा कि हमने लास्ट टाइम क्या कर लिया था। आप बताओगी अर्शिता? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, लास्ट वाला टॉपिक हमारा वही था, और तो मैंने उस लास्ट क्लास में कुछ खास नहीं कराया था। तो एक काम करो, एक बार ना, ये क्या हो रहा है, एक बार ना। अरे ये क्या हो गया, ये ओपन बोर्ड ना धोखा दे देता है बहुत ज्यादा ही। एक मिनट रुको। हाँ जी, सबको स्क्रीन दिख रही है अब? यस यस मैम। मैम। चलो ठीक है, एक बार यस ना जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा, कि कैसे होगा, है ना। ट्राई करो। डिकम्पोजिशन ऑफ, मैं बोल देती हूँ क्या है। डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स है, कोई भी एक्स है, एग्जिबिट करता है ए रेट कांस्टेंट ऑफ 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। उसका रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है। हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स इनटू 2.5 माइक्रोग्राम। क्वेश्चन समझ में आया? डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स, एक्स का डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक्सिबिट ए रेट कांस्टेंट, कितना रेट कांस्टेंट है उसका आपको टाइम बताना है। पहले तो मुझे बस ये बताओ बच्चे, कैसे करोगे, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये? यार मूव करने वाला तो लेते हो, मूव करने वाला है जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, किसने बताया? महक ने? अनस, यस मैम। म्यूट करो खुद को। यार ये उसके अलावा हाँ, अच्छा, कैसे जीरो ऑर्डर है बच्चा? जीरो ऑर्डर कैसे है? हाँ, बोलो, कोई बताएगा? बाकी कोई और बताना चाहेगा क्या, जीरो ऑर्डर कैसे है? मैम केजी यूनिट देखकर बताया है। हाँ, के की यूनिट देख के बताया, देखो ना क्या है रेट कॉन्सेंट, माइक्रोग्राम पर ईयर है। नहीं महक, आपकी वॉइस नहीं आ रही है बेटा।
देखो मैंने क्या बताया था, जीरो ऑर्डर की कंसंट्रेशन के टर्म्स में मैंने आपको क्या बताई थी, यूनिट रेट कांस्टेंट की मोल पर लीटर पर सेकंड, यही बताई थी ना। तो इसको बिल्कुल इस टर्म्स में लिख लो। माइक्रोग्राम भी क्या है, कंसंट्रेशन है, और ईयर क्या है, तुम्हारा टाइम ही है ना। अगर तुम्हारा मान लो फर्स्ट ऑर्डर होता तो क्या होता, फर्स्ट ऑर्डर होता सिर्फ ये आता पर ईयर। नहीं बच्चे, 5:30 to 6:30 रहने वाली है स्नेहा टाइमिंग, ठीक है, पर ईयर। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो ना, के आपको दे रखा है, आपको टाइम निकालना। तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो, जीरो ऑर्डर के लिए क्या इक्वेशन बताई थी मैंने आपको क्लास में। जीरो ऑर्डर के लिए मैंने क्या इक्वेशन बताई थी क्लास में, कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा जीरो ऑर्डर के लिए। मैम इसमें हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगेगा ना, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2k। टी हाफ का क्यों लगेगा बेटा? हाँ, मुझे ये बता दो बस क्यों लगेगा। देखो ना, इधर सही बोला मनस्वी तुमने, लेकिन रीजन पूछना चाह रही थी मैं। ये देखो दोनों लग सकते हैं, जो मैंने आपको जीरो ऑर्डर का क्या फॉर्मूला बताया था। अभी ना इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, आप लोग घर से ही कर लेना, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता मेरे को, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था, सॉरी क्या फॉर्मूला था, सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी, यही था ना, ये तो बता दो मुझे, यही फॉर्मूला बताया था क्या मैंने जीरो ऑर्डर के लिए, यस मैम। है ना। तो सीटी क्या है तुम्हारा, लेफ्ट अमाउंट है ना। कितना रह गया देखो ना, पहले 5 था, फिर किस में चेंज हो गया, 2.5 माइक्रोग्राम, मतलब 5 से 2.5, यानी कि सीटी ये है। और इनिशियल क्या है बच्चे, 5 माइक्रोग्राम, माइनस के कितना है 0.05, और टाइम आपको निकालना है। तो क्या निकाल सकते हो, यस मैम। निकाल लोगे, कितना Yes, आंसर ma'am. आएगा निकाल के बताना एक बार मुझे, टाइम निकाल के बताना कितना आएगा, 50 आएगा क्या? 50 आएगा क्या? देखो आप ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो बच्चे, जैसे अभी मनस्वी बोल रही थी ना कि हम टी हाफ वाला लगेगा, लग सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चे क्यों लगा रहे हो कोई फॉर्मूला। जीरो ऑर्डर का ये तो सबको पता होगा, तो अगर किसी को इतना ध्यान ना आए कि टी हाफ का भी यहाँ पे लग सकता है, तो आप लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। टी हाफ का कैसे लगा सकते हैं, देखो ना क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स इंटू 2.5 माइक्रोग्राम। 5 से कितना हो गया, 2.5, बेसिकली आधा हो गया ना, तो यानी कि वो आपसे टी हाफ ही पूछना चाह रहा है। अगर आप टी हाफ का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो, सी नोट बाय 2k, के आपके पास है, इनिशियल कंसेंट्रेशन है, तो आपका 50 ही आंसर आएगा, बेशक आप निकाल के देख लेना, ठीक है। आगे करो। अच्छा मुझे ये बताओ, सच बताना, देखो ऑनेस्ट आंसर देना मुझे, ये चैप्टर आपको मुश्किल लग रहा है, लगता है क्या, मैं ये नहीं कह रही लग रहा है, लगता है क्या मुश्किल, थोड़ा न्यूमेरिकल की वजह से लगता है क्या? थोड़ा नो सा मैम। मैम। सौरभ इज सेइंग नो मैम, हिमा यस मैम। जो नो मैम वाले हैं फिर मुझे रिप्लाई क्यों नहीं करते भाई तुम लोग, नो मैम। अच्छा स्तुति को लगता है थोड़ा थोड़ा, न्यूमेरिकल की हैबिट नहीं है तुम लोगों को, है ना। जब तक न्यूमेरिकल का डर नहीं निकलेगा ना बच्चे तुम्हारे अंदर से, फिर चैप्टर बच्चे मुश्किल ही लगेगा, जबकि सच में बहुत अच्छा चैप्टर है ये। अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको फॉर्मूले देखने की लगेंगे कैसे, देखो एक सेकेंड, फॉर्मूला बेस्ड ही आना है न्यूमेरिकल, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला लगेगा किस तरीके से, है ना। फॉर्मूले का तो रट्टा मार लोगे, लेकिन बच्चे ये देखना कि कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, कैसे अप्लाई करोगे, क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है, वैसे चीजें देखोगे, फिर देखोगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे, वैसे तो जनरली आपको ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, राइट, या हाफ लाइफ से आएंगे। तो आपको पहले बच्चे ये देखना है कि आपकी कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, राइट। फिर आपको देखना है कि आपको क्या क्या गिवन है, आपको देखना है क्या क्या गिवन है, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखो, और देखो क्या क्या निकालना है हमें इसमें, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोसीड करोगे ना तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होगा, ठीक है। ट्राई करके देखना बेशक, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया 2-3 बार,
एक बार आप भी ट्राई करके देखो, फिर मैं एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट भी कराऊंगी आपको। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और आपको हाफ लाइफ दे रखा है। अब देखो क्या दे रखा है ना, लिख लिया करो पहले, आप लिख लिया करो कि गिवन क्या है। गिवन क्या है आपको, हाफ लाइफ दे रखी है कितनी, 10 डेज, राइट, 10 डेज दे रखी है ना। आपको क्या बोल रखा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/4 ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए। जो ए है वो कन्वर्ट कितना हो गया है, वो कंप्लीट। कन्वर्जन का मतलब आप समझ सकते हो, कंप्लीशन से भी समझ सकते हो कि 1/4 ऑफ ए है ना, कंप्लीट हो चुका है। तो बताना है आपको टाइम क्या होगा। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या करना है, आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। तो मुझे जल्दी से बताओ फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे। 2.303 अपन में टी लॉग ए नॉट अपन में ए नॉट माइनस जो भी है, जो भी जितना रिएक्शन कंप्लीट हाँ, हो। जितना बच गया, जितना बच गया, कंप्लीट नहीं हुआ, जितना बच गया है ना। कंप्लीशन को तो आप एक्स बोलते हो, राइट। अभी देखो ना, आपके पास के नहीं है तो के कैसे निकालते हैं, टी हाफ दे रखा है तो टी हाफ से निकाल लो, 0.693 बाय के आ जाएगा, है ना, 0.693 बाय के। तो कैसे निकालोगे देखना, फॉर्मूला पुट कर दो, 0.693 बाय 10, ये आपका के आ जाएगा। ए आपको कितना है, ए आपको मानना है 1, देखो ना ए है 1 और 1/4 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो बची कितनी होगी, बच्ची कितनी होगी, 1 माइनस 1/4, 3/4, 1 माइनस 1/3 ना, सॉरी 1 माइनस 1/4, तो 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा। बस बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी, आपका आंसर आ जाएगा 4.1। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, बताओ। यस क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। आपको के पता है कैसे निकालना है, हाफ लाइफ दे रखी है, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि अब फ्रैक्शन में है तो आप ए को 1 मान लो, या ए को ऐसे ही रहने दो और एक्स को लिख दो, क्योंकि क्या लिखा हुआ है 1/4 कन्वर्जन ऑफ ए, इतना कन्वर्ट हो चुका है, तो ए माइनस a/4 ऐसे भी कर सकते हो आप। इतना कन्वर्ट हो चुका है, बचा कितना, इतना, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चे यहाँ पे मैंने ना एक स्टार मार्क करके लिखा हुआ है, आप ध्यान रखना, वैसे मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, इसको लिख लो कहीं पे ताकि याद ही रहे कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो सेम होता है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल होते हैं, एंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, जबकि ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को लिख लिया करो, है ना, ये पॉइंट को लिख लिया करो। उसके बाद ये नोट करके मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रेडियो एक्टिव डिके इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। मान लो सपोज तुम्हें एग्जामिनर ये बोलता है कि कोई एक्स है, उसका रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, सपोज कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका डिके हो रहा है और उसका हाफ लाइफ वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो अगर आपको समझ ना आए कि कौन सा, बेसिकली उसमें मेंशन ना करा हो कि कौन से ऑर्डर की है, तो आपको ध्यान रखना है जो भी रेडियो एक्टिव डिके का क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। तो बिना देखे उसमें फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन आपको लगानी है। समझ गए सारे के सारे, बोलो। यस मैम। हाँ जी, बाकी यस मैम, समझ यस मैम। ओके, यस मैम। वेरी गुड। चलो ये वाला क्वेश्चन करोगे क्या ट्राई, या घर के लिए दूं? ये वाला क्वेश्चन करोगे ट्राई या घर के लिए दूं? देख लो एक बार क्वेश्चन में क्या पूछ रखा आपसे। An organic compound undergo first order decomposition. The time taken for its decomposition to 1/8 and 1/10 of its initial concentration are T1/8 and T1/10 respectively. आपको निकालना क्या, आपको पता है T1/8 by T1/10 into 10 निकालना, आपको कितना होगा, कितना होगा। हाँ जी, कर सकते हो ट्राई, कर रहे हो क्या? कॉपी, एक बार तो नोटबुक पेन लेके बैठे हो क्या साथ में सारे? यस मैम। यस मैम। अच्छा लेके बैठे हो ना, तो एक बार ट्राई करो कैसे करोगे, बस ट्राई कर लो, बेशक गलत हो जाए, बताओ मुझे कि कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग चलती हूँ, ठीक है।
तो एक बार बस मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट की है। फर्स्ट ऑर्डर। क्या करना है तुम्हें? ये निकालना है T1/8 एंड T1/10 का डिवाइड इंटू 10, है ना? तो कैसे करोगे, क्या करूं? सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा मेरा, बता दो। मैम फॉर्मूला। टी का फॉर्मूला लगाएंगे ना। पहले फॉर्मूला लगा देते हैं उसका, फर्स्ट ऑर्डर का, जो हमें याद है ना? 2.303/t log a/a-x, है ना? यही है क्या? क्योंकि t Yes. निकालना है तो एक Yes, काम करते हैं, हम t को तो यहाँ ले जाते हैं और k को डिवाइड में ले आते हैं, है ना? जो चाहिए हम उसको साइड में कर लेते हैं। तो मैंने ऐसा कर लिया, है ना? चलो, t निकालना है T1/8, तो मैंने ऐसे कर लिया। चलो, अभी क्या है? 2.303, आपको k नहीं दे रखा है ना, छोड़ दो इसको, ऐसे ही लिखो। a क्या है और a-x क्या होगा, बस ये जानना है मुझे, बाकी तो तुम कर लोगे आराम से। a-x, हाँ हाँ बोलो। a-x 1/8 होगा मैम, क्योंकि अपने वाला तो 2 के बाद जो रहता है वही होता है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू सौरभ। मैं यही जानना चाहती थी बस। और ये पता है कब कहाँ आया हुआ है क्वेश्चन? कहाँ आया हुआ है? जेईई एडवांस में आया हुआ है, जेईई एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, तो शाबाश, यही सुनना चाहती थी मैं। ए को ऐसे ही रखो, ठीक है। 1/8 तो फिर 1/8 तो फिर इनिशियल कंसंट्रेशन वो हो गया है, मतलब डिकम्पोज होके 2। ये देखो, जब भी मैंने कहा था 2 रिड्यूस 2 आ जाए, 2 डिकम्पोज 2 आ जाए, मतलब डिकम्पोज वगैरह वगैरह होके इतना रह गया है। तो कितना रह गया? 1/8 तो फिर इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि a/8, तो मैंने 8 को ऊपर ले गई, a से कैंसिल। ऐसे ही आप इसका कर सकते हो। T1/10 का क्या हो जाएगा? देखो, 2.303/k log a/, ये हो जाएगा, a से कैंसिल। क्या यही होगा? बताओ। 1/10 हो गया ना इनिशियल कंसंट्रेशन का, बताओ। यस मैम। जिसको ये चैप्टर लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो तुम पहले सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही ट्राई करना, ठीक है? पहले एनसीईआरटी के ही करना। जब वहां से कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए बच्चे, तभी आप क्या बोलते हैं, PYQs बुक उठाना, है ना? तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाना जेईई के लिए या नीट के लिए। लेकिन सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करना है आपको। पता चले बुक तो उठा ली और उसमें क्वेश्चन ही नहीं हुए सोल्व, तो फिर इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है, हमें पहले अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है, राइट? तो आपको पहले क्या करना है, ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, नोट्स को रेफर करो, क्या कराया है मैम ने, कैसे कराया है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस मैम ने क्लास में प्रैक्टिस कराई है, वैसे वैसे टाइप के क्वेश्चंस करो बस, ठीक है? चलो, इसको क्या करना है, अब डिवाइड कर दो। यस। डिवाइड करने पे क्या होगा, तुम्हें पता है log 10 कितना होता है? 9 1 होता है, तो मैंने इसको यस हटा मैम, दिया, है ना? log 8.9 ओके, log 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 3, 0.9 2 की पावर 3। तो 3 को मैं अगर आगे ले आऊं तो क्या होगा? 3 log 2, और log 2 मैंने बताया था 0.3 होता है, याद रखना। तो जैसे गौरव सौरभ कह रहे हैं 0.9, है ना? तो इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा बताओ? 9। आ 10 जाएगा से 9 मल्टीप्लाई आंसर। करेंगे तो 9। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, ठीक है? कर लोगे ये, देखो ना, T1/8 T1/10, है ना? कितना है? 0.9। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से तो क्या आ जाएगा आंसर? 9। कर लोगे सारे सॉल्व? यस मैम। चलो, शाबाश। अभी हम क्या करना है बच्चे, आर्हेनियस इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको क्या कहा था, जब हमारी फर्स्ट क्लास थी, मैंने आपको कहा था ना कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, याद है ना आपको? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि रेट कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, है ना? जबकि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? तो अब कैसे डिपेंड करता है, ये हम दो थ्योरी से देखेंगे। एक तो आर्हेनियस थ्योरी से देखेंगे, एक हम कोलिजन थ्योरी से देखेंगे। आज का जो हमारा रहने वाला है वो आर्हेनियस थ्योरी रहने वाली है। जब हम मंडे को करेंगे, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा वो होगा कोलिजन थ्योरी पे। बहुत छोटी सी है, 10-15 मिनट की, और इंपॉर्टेंट भी इतनी खास नहीं है, ठीक है? तो आर्हेनियस इक्वेशन से बच्चे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो हम इस पे बहुत फोकस करके चलना है ना? तो जो आर्हेनियस ने जो रिलेशन बताया था बच्चे रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बारे में, वो क्या बताया था? K इज इक्वल टू A e⁻⁻ EA/RT। तो ये जो है आर्हेनियस इक्वेशन थी।
आर्हेनियस ने दिया था इसलिए उसका नाम पड़ गया आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आपको देखो ये वाली इक्वेशन आई थिंक सबको पता होगी, k इज इक्वल टू ए Yes, टू पावर माइनस ये सब कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर k क्या है, a क्या है, e क्या है, r क्या है, t क्या है, ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं वेयर वेयर k क्या है बच्चा, रेट कांस्टेंट, k क्या है, rate. और हमेशा ध्यान रखना जो हम केमिकल काइनेटिक्स में बच्चे रेट कांस्टेंट हम लिखते हैं उसमें जो k होता है वो छोटा होता है ना, क्योंकि आइडली हम जो कैपिटल k है वो किसके लिए यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप ये देख पा रहे हो ना, ये कैपिटल ए नहीं है, छोटा ए है जिसको आप ऐसे दिखाते हो। तो अगर मैं गलती से लिख भी दूं ना कैपिटल ए, लेकिन आप लोग मत करना वो गलती, ठीक है। अगर करते भी हो गलती तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसमें हम केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट कांस्टेंट लिखते हैं हम वो स्मॉल के लिखते हैं, राइट, क्योंकि कैपिटल के ना हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि तुम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, पता होना चाहिए। ए क्या है बच्चे, ए को आप प्री Arrhenius एक्सपोनेंशियल, constant. हाँ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हो। प्री एक्सपोनेंशियल क्यों बोलते हो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के आगे आता है ये, राइट इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हो, और आर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हो, और आर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हो। ये क्या है बच्चे, एक्टिवेशन एनर्जी है। इसको अभी हम समझेंगे कि ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको मैं ग्राफ से समझाऊंगी। आर क्या है बच्चे, गैस कांस्टेंट, और आपको ध्यान रखना है क्योंकि एनर्जी की बात कर रहे हैं पूरे केमिकल का, इसमें जब हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी की बात करो, और एनर्जी की जो आपको यूनिट पता है किसमें होती है, किलो जूल या जूल में होती है, तो आपको आर की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग रखनी है। तो आपको आर की वैल्यू क्या रखनी है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर वो आपसे किलो जूल में पूछे तो 1000 से डिवाइड कर देना, जूल में पूछे तो इतना ही रख के छोड़ देना। टेम्परेचर बच्चे, टी टेम्परेचर को किस में रखोगे, केल्विन में रखोगे। अगर सेल्सियस में दे रखा है तो आपको पहले उसको केल्विन में चेंज करना है ठीक है बोलो हाँ जी, ठीक है। यस मैम। हाँ मनस्वी, यू कैन बच्चे, ठीक है। अच्छा, एक और नई चीज बताती हूँ तुम्हें, जो आपका ए है आर्हेनियस फैक्टर जिसको बोल रहे हो बच्चे, इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। किसी ने सुना है ये कि इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मतलब क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अगर मैं आपको ये बताऊं ना, ये पीएचडी के इंटरव्यू में पूछा था क्वेश्चन, और जब मैं आपको इसका रीजन बताऊंगी ना, आप कहोगे ये तो हमें पता था। ठीक है, अगर आपने नहीं सुना ये अभी तक तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, अपनी नॉलेज में रखना कि ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम ए को फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलेंगे, वैसे हम उसका नाम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और आर्हेनियस फैक्टर, बट फर्स्ट ऑर्डर के केस में हम उसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। अब समझे कि इसको क्यों बोलते हैं, बोलो बोलो चल। अच्छा, अब ना मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, हाँ बेटा, रीजन बता दे, आप रीजन बता दे। हाँ मैं रीजन ही बता रही हूँ बेटा। जो ये है ना e रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये यूनिटलेस होता है। पढ़ा है तुमने कहीं कि जो e रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी होता है वो यूनिटलेस होता है? किसी ने पढ़ रखा है क्या ये वाली चीज? यस मैम। कैसे होता है यूनिटलेस? यूनिटलेस कैसे होता है ये देखो, एक बार मैं इसको ना इरेज कर रही हूँ देखो देखो, e रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में है सपोज, है ना। गैस कांस्टेंट किस में होता है बच्चे, जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। और टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में। अब देखो ना, केल्विन से केल्विन इनवर्स कट गया, मोल जूल ये कैंसिल हो गया, तो क्या कोई यूनिट बची क्या इसकी? तो ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। अगर ये यूनिटलेस होता है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वही तुम्हारी ए की यूनिट होगी। बताओ क्या ये चीज मैं बोल सकती हूँ? सबको में आगे वाली चीज सबको, चलो इतना आ गया ना। अभी देखो आगे, मतलब जो यूनिट्स हैं के की वो ए के बराबर होंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं फर्स्ट ऑर्डर के केस में,
फॉर फर्स्ट ऑर्डर एक के की यूनिट क्या होती थी? सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t होता है, बोलो। इसमें तो क्या होता है? Yes, तभी ma'am. क्या बोलते हैं, अब समझ में आ गया? तभी ए को हम क्या बोलते हैं इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। समझ में आया? Yes, अच्छा लगा ma'am. जान के? ठीक है। अरे तुम तो चुप ही रहते हो, मजाक भी नहीं करते हो मेरे साथ, तो ठीक है। झटका. झटका लगा क्यों? अच्छा लगा. अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो ये तो था थोड़ा नॉलेज में रखना, आपसे पूछेगा कोई नहीं, है ना? अगर पीएचडी करना चाहते हो तब तक याद रख सकते हो तो रख लेना, ठीक है, वरना भूल जाना। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद बच्चे, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना कि के क्या है, ए क्या है, और ई क्या है, आर क्या लेंगे, टी क्या लेंगे, ठीक है, इनके यूनिट ध्यान रखना। और आरएनएस इक्वेशन तो आपको ध्यान रखनी है। अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे अलग अलग फॉर्म्स में, राइट? ए को क्या बोलते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये भी आपको ध्यान रखना है जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वही ए की यूनिट होगी आरएनएस फैक्टर की भी। रीजन क्या है? क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस ए बाय आर टी बच्चे क्या होता है? यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं ना, एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट समझ लेते हैं, है ना? तो मैं क्या कर रही हूँ, वैसे मैंने एक बार शायद पहले भी समझाया था, बट एक बार फिर समझाती हूँ बच्चे। मैं ना यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रही हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे एनर्जी होगी, यहाँ पे रिएक्शन आपकी कैसे प्रोग्रेस करिए वो होगी, ठीक है। रिएक्शन प्रोग्रेस, या कोई लिखता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो कुछ भी लिख सकते हो आप। तो बच्चे जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है ना, आप किसी का भी देखो, आप ऑर्गेनिक में भी देखोगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा होता है? इस तरह से होता है, ऐसे पहाड़ जैसा ग्राफ आता है, ठीक है। ये मैंने अभी किसके लिए बनाया बच्चे? एक्सोथर्मिक के लिए बनाया। ये मैंने किसके लिए बनाया है? एक्सोथर्मिक के लिए। इसको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। ये क्या है? तुम्हारी रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये क्या है बच्चे? तुम्हारी प्रोडक्ट की एनर्जी। प्रोडक्ट की बेसिकली आपको इसमें दिख रहा है प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, और प्रोडक्ट की अगर एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट से, यानी कि वो ज्यादा स्टेबल है, और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने मेरी स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक की क्लास ली होगी मेरे साथ, तो मैंने कहा था अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है तो बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, अगर किसी को याद था। चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। मेन हमें यहाँ पे क्या समझना है? एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट समझना है। अभी देखो बेटा, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसको इतनी एनर्जी चाहिए होगी, इतनी। देखो बताओ, Yes, ma'am. जब उसको इतनी एनर्जी मिलेगी तभी वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। अगर इससे कम मिलेगी तो भैया नहीं होगा काम। अगर इतनी मिली या उससे ज्यादा मिली तो भैया आराम से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। यानी कि इतनी मिनिमम एनर्जी तो उसको चाहिए ही चाहिए। और इस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चे? हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चे? हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो लिख सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिखना चाहते हो? लिखवाऊं? ये चलेगा ऐसे ही? समझ में आ गया? आ गया समझ. सबको आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। मिनिमम Yes, ma'am. मतलब इतनी तो चाहिए उसको, अगर इससे कम होगी तो काम नहीं चलेगा, है ना? चलो ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे एक बात बताओ। क्या बताओ? यहाँ पे रिएक्टेंट के पास इतनी ऑलरेडी एनर्जी है, हाँ या ना? रिएक्टेंट की Yes, एनर्जी ma'am. तो है ये, Yes, ma'am. यानी कि आपको एक्स्ट्रा कितनी और चाहिए बच्चे? एक्स्ट्रा कितनी चाहिए? इतनी और चाहिए। सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. इतनी Yes, और। ma'am. तो ये इतनी और चाहिए क्या है? यही तो आपकी एक्टिवेशन Threshold. है। थ्रेशोल्ड नहीं बच्चे, थ्रेशोल्ड तो ये वाली है जो मैंने रेड से दिखाया आपको। इतनी तो है, ग्रीन वाले से जो दिखाया, इतनी तो रिएक्टेंट के पास एनर्जी है। और एक्स्ट्रा कितनी चाहिए? वो क्या है? तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी। Activation energy. द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी। मजा आ रहा है पढ़ने में? द मिनिमम एक्स्ट्रा Yes, एनर्जी ma'am. रिक्वायर्ड Yes, ma'am. रिक्वायर्ड। अरे तुम ना सच भी बोल सकते हो कि मैम नहीं आ रहा, इतनी तुम टेंशन ना लिया करो मेरे साथ तो। मैम आ रहा है तो ही बोला है मैंने, सच ही बोला है. चलो हंसे तो सही तुम लोग। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। अच्छा नहीं आ रहा होता तो बोल देते।
स्तुति बोल देते क्या नहीं आ रहा मैम मजा, सच्ची बता। मैम जब सोचेंगे ना, अभी तो आ रही है ना मजा। The minimum extra energy required to convert reactant into product, वो क्या होगा आपका? शायद हाँ बोल देते, हाँ ही बोलना था। रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट वो क्या होती है तुम्हारी? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझेंगे ना, उसमें हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, है ना। डेल्टा एच क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमें एक्टिवेशन एनर्जी हमारे सामने आ गई थी तो हमें ये करना पड़ा। ठीक है, चलो अच्छा। अभी यहाँ पे देखो बच्चे, अभी मैंने ना दोबारा से मैं आर्हेनियस इक्वेशन लिख रही हूँ। क्या लिखूं? देखो, K इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, हाँ एक और भी बात ध्यान रखना बच्चे, कई बार ना एनर्जी आपसे कैलोरी में भी पूछ रखा होता है। कई बार एनर्जी आपसे कैलोरी में पूछ रखी होती है, तो आपको ध्यान रखना है उस केस में आप आर की वैल्यू क्या लेंगे? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अगर किलो पूछ रखा है, किलो कैलोरी पूछ रखा है, तो आप उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको बेसिकली काइनेटिक्स में एक तो आर की वैल्यू ये याद रखनी है 8.314 वाली, एक कैलोरी वाली, जब हम आर को 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद बच्चे ये वाला मैंने आपको बता दिया था, अगर मान लो मैं दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम ले लूं तो क्या होगा? अगर मैं दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम ले लूं तो क्या होगा बेटा? ln के ln ए लॉग ln नोट log बेटा, नेचुरल लॉगरिथम, है ना, माइनस आपको पता है ln e क्या होता है बच्चा? मैम उसके ऊपर जो पावर है ln क्या होता है? ln e क्या होता है? 1 होता है। तो क्या होगा? माइनस ई ए बाय आर टी। पहले बताओ इतना समझ में आया? यस क्योंकि मैंने को क्या प्रॉपर्टी लगा दी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ln a इंटू ln e क्या होगा? ln m इंटू ln n क्या होता है? ln m प्लस n होता है ना, ये याद है ना आप लोगों को? ln a प्लस b बोल दो, ln m प्लस n बोल दो, क्या होता है? ln m इंटू ln n होता है, राइट। तो अभी इसको और कैसे लिख सकते हैं बच्चे? ठीक है, हाँ इतना ही लिखेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे कि ln की टर्म्स में ये वाला हमारा एक्सप्रेशन रहता है। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं? अगर मान लो मैं इसको लोग की टर्म्स में लिखूं तो कैसे करोगे? ln क्या होता है? 2.303 लोग होता है। तो 2.303 लोग के इज इक्वल टू 2.303 लोग ए माइनस ई ए बाय आर टी। हाँ या ना? बोलो बोलो, यस यस मैम। सारे बोलो, यस मैम। है ना। चलो ठीक है, अभी देखो क्या करोगे? 2.303 को ना सबसे डिवाइड कर दो, राइट हैंड साइड भी डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भी, तो क्या होगा? ये हट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा log a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। ठीक है जी, बोलो जी। यस मैम यस मैम। यस मैम। तो ये वाला आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हम बनाएंगे ग्राफ। अभी ना आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, इसी को ही यूज करके हम बच्चे ग्राफ बनाएंगे। चले सीखे? जिया आप हो बच्चे? जिया क्लास में है? यस मैम। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। चलो अभी क्या है, फर्स्ट ग्राफ है बच्चे तुम्हारा ln k वर्सेस 1/t। तो कौन सी इक्वेशन लिखी मैंने अभी? ln k इज इक्वल टू ln a माइनस माइनस ई ए 2.303 RT। बच्चे वो लोग में लिखा है जिया, और आपसे ग्राफ किस में पूछ रखा है? ln में पूछ रखा है ना, तो ln में 2.303 नहीं आएगा। ठीक है, जब ln को लोग में चेंज करोगे तब आएगा, है ना। तो अभी हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? y एक्सिस पे क्या है जल्दी बताओ? ln k है यस और 1/t क्या है? y एक्सिस पे है ना। तो Yes, देख लो, ये y एक्सिस हो गया, 1/t है ना। 1/t को एक काम करो ऐसे अलग लिख लिया करो, अगर कंफ्यूजन होती है ना ऐसे लिख लिया करो, है ना। मैं ऐसे ही लिखती हूँ, देखो माइनस ई ए बाय आर इंटू 1/t, है ना। अभी आपको सही दिखेगा कि ये क्या है आपका? एक्स एक्सिस है, और ये क्या हो जाएगा? स्लोप, और ये क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट, है ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा तुम्हारा? ग्राफ बनेगा तुम्हारा ऐसा। ठीक है, तो स्लोप क्या हो गया बच्चे? माइनस ई ए बाय आर, और तुम्हारा इंटरसेप्ट क्या हो गया? ln ए।
क्लियर को? यस मैम। चलो ये Yes, क्लियर है, ma'am. तो आगे चलो। अब इसमें क्या होगा, log k वर्सेस 1/t। तो मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA बाय 2.303 R इंटू 1/t। इसको अलग ले लो, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अभी बनाओ ग्राफ। y एक्सिस पे क्या है, log k है, और बच्चे x एक्सिस पे क्या है, 1/t. t है। शाबाश, तो वही हो जाएगा। ग्राफ तो नेगेटिव ही स्लोप है ना, दिख रहा हो ना आपका, दिख रहा होगा नेगेटिव स्लोप है, तो स्लोप क्या होगा, माइनस EA बाय 2. Minus EA by 2.303 by R. वेरी गुड। और ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, log a। ठीक है, ठीक है। Yes, आगे ma'am. चलो, चलो Yes, आगे ma'am. चलो। अभी हम ग्राफ बनाते k वर्सेस t। अब ये क्या फॉर्मूला है, k इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT। ये है, तो देखो ना कैसे बनाओगे, ये देखो के बीच में बनाना है और टी के। वैसे तो आपको पता है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा आपका रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है ना। तो अगर आप इसको देखोगे, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर ज्यादा हो रही है तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी। अगर ओवरऑल वैल्यू कम होगी मतलब नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही है, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू कम मतलब ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। और अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। समझे या फिर समझाओ, समझे या फिर फिर से देखो, माइनस EA बाय RT, राइट। टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। देखो टाइम के साथ टेम्परेचर, अगर मैं देखूं टेम्परेचर के साथ क्या होगा के की वैल्यू, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये EA बाय RT, देखो ऐसे देखो, टेम्परेचर अगर बढ़, समझ आ गया, माइनस की वैल्यू है ना इसलिए नेगेटिव साइन है। मुझे लगा तुम लोगों ने कहा है मैम दोबारा समझाओ। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़े तो EA बाय RT छोटा होगा, और नेगेटिव में छोटा होने का क्या मतलब है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है ना, डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो के भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो आपका ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। ठीक है, कर लोगे ये तीन, यहाँ से तीन ही ग्राफ के बारे में पूछेंगे। अभी ना आर्हेनियस इक्वेशन से ग्राफ नहीं आता, आर्हेनियस इक्वेशन से ग्राफ इतना नहीं पूछते हैं जितना ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ, ग्राफ से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और इन्हीं ग्राफ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप बताओ तुम क्या होगा, स्लोप बताओ क्या होगा। ये मैंने फोटोन 12 आवर वाले को भी होमवर्क दिया था और तुम्हें भी दे रही हूँ। तुम ढूंढ के आओगे कि मैम इसका स्लोप क्या होगा, और मैं तुमसे मंडे वाली क्लास में पूछूंगी और मुझे याद दिलाना कि मैम ये आपने होमवर्क दिया था। अभी तुमको बता रही हूँ ना, मैं भूल गई कि उनको भी दिया था और उन नालायकों ने मुझे बताया भी नहीं। ठीक है, आज उनसे पूछती हूँ क्या करके आए हो। ठीक है, तो इसका आप पता करके आना। देखो इंटरसेप्ट तो जीरो है, इसका स्लोप पता करके आना। ठीक है, ओके। अभी देखो हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो अभी ना हमें क्या करना है, K1 और K2 रेट कांस्टेंट निकालना है फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। क्या है ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, देखो अब मेरी बात ना ध्यान से सुनो। अगर मान लो तुम्हारे पास रिएक्शन है और आप कह रहे हो A+B से बच्चे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मान लो ये वाली रिएक्शन 25 डिग्री पे हो रही है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट K1 होगा। अगर T1 टेम्परेचर है तो उसके करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट क्या होगा बच्चे, K1 होगा, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। और सेम रिएक्शन मैं सपोज 35 डिग्री सेल्सियस पे देख रही हूँ, मान लो टेम्परेचर अब T2 हो गया, तो K भी क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, फिर फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, फॉर्मूले में ये चेंज आएगा, अब आ जाएगा log K2 बाय K1 ए, सॉरी ले क्या बोल रही हूँ मैं, log E A बाय, हाँ log A, नहीं log A तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस EA बाय 2.303 R 1/T1। देखो
अगर देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, अगर आप ये के आगे माइनस लगा रहे हो तो अंदर आप लिखोगे 1/T2 माइनस 1/T1। अगर आप ये के बाहर माइनस नहीं लगा रहे तो आप लिखोगे अंदर ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। मेरी हैबिट यही रहती है इसलिए मैं ये लिखती हूँ, आपको जैसे आता है आप वैसे लिख सकते हैं, बस ध्यान रखना रेट कांस्टेंट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, अभी आप ये भी पूछ सकते हो कि मैम इसको डिराइव कैसे किया, तो डिराइव डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेंगे ना, आपके बोर्ड वाले पूछेंगे, और कॉम्पिटिटिव में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर भी आप कर सकते हैं। देखो आप कैसे करेंगे, K1 करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी विल रिमेन सेम, ये ध्यान रखना, सेम रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी विल रिमेन सेम। अगर मान लो डिफरेंट रिएक्शन होती ना तो आप बोल सकते थे कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होगी, तो ये चीज मेरी ध्यान रखना। सेम रिएक्शन के लिए अगर आप T1 और K1 ले रहे हो, T2 और K2 ले रहे हो, कोई बात नहीं, आप अलग अलग टेम्परेचर पे करा रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग आपका रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको सेम लेनी है। अगर अलग अलग रिएक्शन की बात करो, डिफरेंट रिएक्शन की बात करो, तो उस केस में फिर आपको EA1 और EA2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको डिराइव करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। क्या करोगे, जब टेम्परेचर T1 होगा तो K क्या होगा, K1 होगा, K को K1 पुट कर देना। जब टेम्परेचर T2 होगा तो क्या करोगे, K को K2 पुट कर देना, दोनों को डिवाइड करके लोग ले लेना, यही आ जाएगी इक्वेशन। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ जी बोलो, समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ? आवाज आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम। मैम आवाज आ रही है बट समझ नहीं पा रहे हैं। देखो मैं क्या कह रही हूँ ना, देखो समझा देती हूँ फिर अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो। ये था फॉर्मूला, ठीक है। अभी मैंने कहा अगर तुम देखते हो एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू T1 तो क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू A e रेस टू पावर माइनस EA बाय RT1। ठीक है, और टेम्परेचर T2 पे क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू A e रेस टू पावर माइनस EA बाय RT2। दोनों को डिवाइड कर दो, A से कैंसिल, तो K1। जिया अभी बच्चे मैंने क्या बोला, तुम्हारा ध्यान नहीं है आज क्लास में, मुझे लग रहा है ना, तुम्हारा ध्यान नहीं है बेटा आज क्लास में। मैंने क्या कहा था, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अभी मुझे डिटेल में बताना है, वो तो सिर्फ मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी समझाया है, डेल्टा H बताना है आपको, फॉरवर्ड के लिए क्या होगा, बैकवर्ड के लिए क्या होगा, है ना। अभी कैसे करोगे इसको देखो ना, EA माइनस EA बाय RT1 प्लस EA बाय RT2। समझ में आ रहा है ये क्या कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मैथ्स है इसमें, बस कुछ नहीं करना और तुम्हें। हाँ बताओ ना। और मैम ये ई वाला नहीं आ रहा है कुछ। क्या नहीं आया बेटा, ऊपर कैसे लेके गई ये पूछ रहे हो? यस मैम। अरे ये देखो ना, अगर डिवाइड में होता है तो क्या करते हो तुम, अगर ये है e की पावर 5 e की पावर 2 तो क्या करते हो, e की पावर 5 माइनस 2 करते हो ना। यस मैम। तो बस इसको भी वही करना है तुम्हें, e रेस टू पावर माइनस EA बाय RT1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा EA बाय RT2, e की पावर माइनस EA बाय या ये ले कर लो, EA बाय R कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1 आ जाएगा। समझ रहे हो, बोलो बस, और क्या करना है, लोग ले लेना है, यही आ जाएगा आपका। कर लोगे अब तो, ये बताओ। यस मैम। ठीक है, अब हो जाएगा, चलो ठीक है। उसके बाद है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो क्या नाम है, जिया पूछ रही थी ना, वो अब बताऊंगी मैं आपको। ई की वैल्यू क्या होगी कहाँ पे, अरे ln ले लेना ना मनोज, पहले ln ले लेना ना यहाँ पे, और ln ई क्या होता है, 1 होता है, इसको हटा देना, फिर अब लोग में चेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो, ये K1/K2 है, इसको जब उल्टा करोगे ना ये वाला निकालना आपको, ठीक है, तो थोड़ा देख लेना, है ना, निकल जाएगा आराम से। चलो अभी हम क्या देखते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। जी आप ध्यान से सुनना, है ना। तो अभी क्या है, पहले मैं आपको एक्सोथर्मिक का समझाती हूँ, अगर एक्सोथर्मिक का आ गया तो आपको एंडोथर्मिक के लिए तो अपने आप बना लूंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं इसमें क्या क्या चीजें बता रही हूँ। देखो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, कंसिडर एलिमेंट्री रिएक्शन। अच्छा इस संडे को टेस्ट है, पता है ना तुम्हें,
इस वो संडे तो नई बात नहीं है, हर संडे को होता है। हाँ, तुम्हें याद दिलवा रही हूँ, भूल ना जाओ ना तुम लोग। चलो, देना है सबको। किसका टेस्ट है तुम्हारा पता है ना? कोऑर्डिनेशन का है कंप्लीट, और डी ब्लॉक के एलिमेंट तक का है ना। चलो ओके, क्या है ये देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो सपोज मैं लिख रही हूँ A2 प्लस B2 से AB मिल रहा है मुझे। अच्छा, अंकुश आ गया क्या आज? यहाँ पे कहाँ से Yes, पहुंच ma'am. गए? मैम मेरे पास इस ग्रुप की भी लिंक है ना। अच्छा, तुम तो हो इसी ग्रुप के वैसे। यस मैम। अच्छा, चलो सोच रहे होगे मैम के दर्शन करो। यस मैम। चलो ठीक है, इधर देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? वन स्टेप रिएक्शन होती है ना। मैंने इसका एग्जांपल दिया था, कोई मुझे बताएगा क्या? अंकुश ना नहीं बताएगा। बाकी एलिमेंट्री रिएक्शन का कोई एग्जांपल बताएगा मुझे? हाय राम, तुम तो चुप हो जाते हो जैसे कि मैंने बताया ही नहीं कभी। अरे एलिमेंट्री का बता दो। SN2 रिएक्शन नहीं बताई थी क्या मैंने मोलिकुलरिटी करवाते टाइम? H2 plus I2 equals to 2HI। वो तो ठीक है, वो तो है ही एलिमेंट्री। मैं ये पूछना चाह रही थी कि SN2 SN1 तुम्हें पता है कि जो मैंने करवाया था क्लास में, कि SN2 एलिमेंट्री होती है और SN1 कॉम्प्लेक्स होती है, तो भाई ध्यान रखना। अभी क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है? डेल्टा H नेगेटिव होती है ना। तो इसका मतलब क्या, हीट रिलीज हो रही है, डेल्टा H नेगेटिव है। तो बेसिकली होता क्या, इधर देखो, अगर मान लो ये तुम्हारा A के मॉलिक्यूल है और ये B का मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है एलिमेंट्री रिएक्शन का क्या मतलब है? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती कैसे है? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग। बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, राइट। अब क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो अगर एक साथ, अगर एक जगह एक टाइम पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो कहीं पे बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा होगा। तो बेसिकली मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसे? देखो इधर, A का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, AB का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, BB का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, AB का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ताकि भूलो ना, बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे आप बोल सकते हो बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। और फिर क्या मिलता है आपको? फिर आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो ये बात ना ध्यान रख लो, जब मैं आपको वो कराऊंगी, क्या नाम है, ऑर्गेनिक कराऊंगी, ये बात ध्यान रखना। कोई भी रिएक्शन ऐसे सीधे नहीं हो जाती कि रिएक्टेंटली और प्रोडक्ट बन गया ना, ऐसे नहीं होती है। बीच में ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट बनते ही बनते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको ध्यान रखना। पूछ रहे हो मनोज? ठीक है, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, तो अभी ये नाम ध्यान रखोगे ना, ऑर्गेनिक जब करोगे तो बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे इन टर्म्स, ठीक है। ओके, तो अभी हमने क्या करा है, मैंने आपको बताया कि मैं एक्सोथर्मिक के लिए आपको बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डायग्राम बना रही हूँ, ध्यान से देखना, एक्सोथर्मिक के लिए बना रही हूँ। क्या क्या चीजें हम उसमें पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ आपकी एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो आप, ठीक है, ओके। तो अभी क्या है, एक्सोथर्मिक के लिए आपको पता है प्रोडक्ट की एनर्जी, अभी बताया था ना मैंने, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट से। तो क्या मैं ऐसे बना दूं? बताओ, हाँ या ना, बताओ। ये इसको थोड़ा और नीचे दिखाऊं ताकि तुम्हें और समझ में आए अच्छे से, बस, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये क्या थी, अभी मैंने आपको बताया ये क्या था बेटा तुम्हारा? एक्टिवेशन एनर्जी, फिर गलत बोल रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। और ये क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये क्या है बच्चे, प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट की, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, इतनी तो ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी, और इतनी और चाहिए, तो ये क्या है तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है। अभी ये देखो बच्चे, अगर तुम्हारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या मैं इस एनर्जी को ये लिख सकती हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन?
बताओ, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए? और अगर आपको मान लो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है तो इतनी एनर्जी चाहिए वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए, तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है? बोलो। यस मैम। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, जो ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या है बच्चे? ट्रांजिशन स्टेट है, जिसको आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो। ठीक है, तो इतनी एनर्जी मिलेगी तब वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। और क्या बात ध्यान रखनी है इसमें? और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये क्या है, जो प्रोडक्ट, ये देखो, ये प्रोडक्ट की एनर्जी और ये रिएक्टेंट की एनर्जी, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है बच्चे? डेल्टा एच होता है। और डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी होता है, और आप इसको बोल सकते हैं हीट कंटेंट होता है। ठीक है, डेल्टा एच कैसे लिखते हो आप? प्रोडक्ट चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। तो प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी बच्चे? आपकी डेल्टा एच होगी। डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इतना क्लियर हुआ? बताओ मुझे, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। और ये लिख Yes, लो ताकि ma'am. आप भूलो ना, ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और EAB क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये लिख लो, Backward. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। चल, अच्छा, अभी मुझे ये बताना, अगर मैं एंथैल्पी को एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में लिखना चाहती हूँ तो कैसे लिखूंगी? देखो, ध्यान रखना, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, हीट रिलीज होती है। बताओ, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, है ना? यही बोलोगे ना? चलो, अगर मैं डेल्टा एच को लिखना चाहती हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के टर्म्स में, तो बताओ मैं क्या लिखूं? ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड लिखूं या ई बैकवर्ड माइनस ई फॉरवर्ड लिखूं? बताओ, बस ये ध्यान रखना, ई ए बैकवर्ड इज ग्रेटर देन ई ए फॉरवर्ड। ये आपको ग्राफ से भी दिख रहा होगा। हाँ जी, बताओ, डेल्टा एच में क्या लिखूं? डेल्टा एच में क्या लिखूं? ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड या ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड? बताओ। मैम फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। हाँ, Backward minus forward. बैकवर्ड फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। नहीं, फॉरवर्ड क्यों आएगा? डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव और डेल्टा, अच्छा जिया, एक सेकेंड, जिया ने क्या बोला? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। जिया इज सेइंग राइट, क्योंकि बच्चे अगर आप बैकवर्ड की पहले लिखते हो ना तो वैल्यू तो पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ज्यादा है। तो आपको क्या करना है? डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो आप ये कैसे लिख सकते हो बच्चा? आपको ये लिखना पड़ेगा ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपकी बैकवर्ड वाले की ज्यादा है, तभी तो डेल्टा एच ओवरऑल नेगेटिव आएगा। समझे इस चीज को? बताओ, बोलो, समझे इस चीज को कैसे लिखा? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? तो क्या मैं लिख सकती हूँ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन? बताओ, कंफर्म करो, क्या ये लिख सकती हूँ? क्योंकि इतनी तो एनर्जी उसके पास पहले थी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी और मिल गई तो कंप्लीट किसके बराबर हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और क्या लिख सकती हूँ? ये देखो, ये क्या प्रोडक्ट की एनर्जी है, और क्या लिख सकती हूँ मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को? प्रोडक्ट की एनर्जी प्लस डेल्टा एच प्लस ई ए बैकवर्ड। क्या ये भी लिख सकती हूँ? यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं कर्सर से दिखाऊं, ये रहा फॉरवर्ड प्रोडक्ट की एनर्जी, ये डेल्टा एच, और ये कितना हो जाएगा आपका ई ए बैकवर्ड। क्या ये भी लिख सकती हूँ? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? ओके, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, डेल्टा एच की एनर्जी, और ये फॉरवर्ड बैकवर्ड की, है ना? क्योंकि बैकवर्ड में तो थोड़ी डेल्टा एच वाली भी एनर्जी आ रही है ना। तो आप क्या लिख सकते हो? दो उसमें टर्म्स में लिख सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी को, रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, या आप अगर डेल्टा एच की टर्म्स में भी लिखना चाहते हो तो प्रोडक्ट की एनर्जी प्लस डेल्टा एच और ई ए फॉरवर्ड एनर्जी। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह पे बैकवर्ड डालेंगे तो डेल्टा एच नहीं आएगा ना? गलत हो जाएगा। हाँ, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो ना, ये एक सेकेंड में कर्सर से दिखाती हूँ, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है, ये डेल्टा एच
अगर इतनी और दोगे तब वो थ्रेशोल्ड के आएगी, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की एनर्जी के साथ डेल्टा एच और बैकवर्ड लिख दोगे तो देखो ना, बैकवर्ड में इतनी तो डेल्टा एच की है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, ठीक है, तो आपको ये लिखना है। तो आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली भी ध्यान रखनी है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड वाली ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है फॉरवर्ड वाली। ठीक है, अभी आओ एंडोथर्मिक देखते हैं। ये देखो एंडोथर्मिक तो आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। देखो एंडोथर्मिक में क्या होगा, पहली चीज रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। दिख रहा है आपको ग्राफ से? देख पा रहे हो? ओके, तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एच इज व्हाट, ईपी माइनस ईआर, ईपी माइनस ईआर। तो ये वही है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी एनर्जी है, इतनी और मिलेगी तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, बैकवर्ड के लिए है, और डेल्टा एच आपको पता ही है। अभी तुम्हें भी पता है डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन शुड बी पॉजिटिव। तो अब क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड लिखूंगी। समझ में आई ये चीज? जल्दी बताओ, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड लिखूंगी। क्यों लिखूंगी? क्योंकि मुझे डेल्टा एच क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। और वो पॉजिटिव कब लिखूंगी, जब जो पहले लिखा है वो वैल्यू उसकी ज्यादा हो। तो ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। समझ में आया? बोलो। और थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे लिखोगे, इतनी रिएक्टेंट की एनर्जी है, इतनी और चाहिए। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो तो एक्सो में भी ये सेम थी और डेल्टा एच की वैल्यू भी सेम थी। देखो इधर, देख पा रहे हो, डेल्टा एच और थ्रेशोल्ड की वैल्यू सेम है, चाहे आपका एंडोथर्मिक हो चाहे वो एक्सोथर्मिक हो। यानी कि अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसके बारे में पूछ रखा है। अगर डेल्टा एच निकालने के लिए पूछ रखा है, चाहे वो एक्सो हो चाहे एंडो हो, यही फॉर्मूला लगाओगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालने के लिए पूछ रखा है तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे चलूं। नो मैम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट भी बनते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। तो अगर मैं बोलूं कि ए रिएक्टेंट है आपका, ए रिएक्टेंट है और उससे क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, बी से सी, सी से डी और डी से ई। मतलब कहने का मतलब है ई बेसिकली आपका प्रोडक्ट है, ई क्या है आपका प्रोडक्ट है, और ये सारे क्या है इंटरमीडिएट है। मैं इसको नाम दे देती हूँ, इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2 और इंटरमीडिएट 3। 3 इंटरमीडिएट बने हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, ओके। तो ए से बी गया, पहाड़ जैसा ग्राफ आएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मैंने कहा ना जो ऊपर वाली पीक है उसको मैं क्या बोलती हूँ, ट्रांजिशन स्टेट। बी से सी बनेगा तो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट भी आएगी, सी से डी जाऊंगी तो थर्ड ट्रांजिशन स्टेट आएगी, और डी से ई जाऊंगी तो बच्चा ट्रांजिशन स्टेट 4 बनेंगी। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ट्रांजिशन स्टेट कितनी होती है, इंटरमीडिएट +1 होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर 2 इंटरमीडिएट है किसी रिएक्शन में तो बताओ ट्रांजिशन स्टेट उसमें कितनी रही होंगी, तो आपका आंसर क्या होगा, 3 रहेंगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना के दिखाऊं आपको तो कैसा बनेगा, देखो मैं एक्सोथर्मिक के लिए बना रही हूँ। थोड़ा और नीचे दिखाती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो, इसको थोड़ा सा और ऊपर दिखा सकते हो आप। ठीक है, अभी देखो कुछ नहीं करना है इसमें आपको, ना डेल्टा एच का पता करने की जरूरत है, कुछ नहीं। सिर्फ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। ठीक है, और जो ये हम्प है बच्चे, ये क्या, ट्रांजिशन स्टेट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2, ये ट्रांजिशन स्टेट बच्चे 3 और ये ट्रांजिशन स्टेट 4। आपको ध्यान रखना है हम्प वाले ट्रांजिशन स्टेट दिखाते हैं, और जो ये वैली है, ये जो वैली है वो क्या दिखाते हैं, उनका मतलब क्या होता है, वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, इंटरमीडिएट 3। तो अगर मैं पूछूं इस वाले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इंटरमीडिएट कितने हैं, 3 है, तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, 4 है। ये वाली बात। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कुछ ऐसा ग्राफ आता है। हो सकता है कि ए से सी बन रहा हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है कि 4, ताकि आपको पता चले कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट कैसे देखते हैं। ठीक है, तो जब आप ऑर्गेनिक में भी देखोगे, जब मैं आपको कार्बोकेटाइन वगैरह करवाऊंगी ना,
तो वहां पे भी आप देखोगे प्रोफाइल डायग्राम में ऐसा होगा। हमको बोलते हैं, लिख सकते हो, हम रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन स्टेट, और जो आपका वैली है वो क्या दिखाती है, इंटरमीडिएट। वो क्या दिखाती है, इंटरमीडिएट। और ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ आए तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम दिखाना, अगर एंडोथर्मिक का ग्राफ आए तो ध्यान रखना प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो। ठीक है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार ग्राफ देके पूछ लेते हैं कि बताओ ये एक्सो है या एंडो। ठीक है, अभी मुझे बस ये बता दो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है, या मैं सिंपल आपसे ये पूछूं, ये आपकी चार ट्रांजिशन स्टेट है, राइट, तो मुझे आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा वाला जो स्टेप होगा वो स्लोवेस्ट होगा, कौन सा वाला स्टेप जो होगा स्लोवेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है रेट डिटरमाइनिंग स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आप मुझे बता सकते हो कि इन चारों में से स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, बता सकते हो? 1 क्यों होगा? सबसे ज्यादा उसने एक्टिवेशन एनर्जी को वेरी गुड, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टेंट को इसके फर्स्ट वाले में ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, मतलब ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। और मैंने आपको क्या कहा था, एक्टिवेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो भैया रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, रेट क्या होगा, रेट भी उसका स्लो होगा। और आपको पता है स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर आपसे पूछे ऐसे कोई भी प्रोफाइल डायग्राम अगर आपको बना के पूछा जाए कि इसमें बताओ स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है जिस वाले पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वही क्या होगा, आपका स्लोवेस्ट स्टेप होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट 1 वाला ही क्या है, आपका स्लोवेस्ट स्टेप है। समझे इस चीज को, क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप है। स्टेप। ठीक है, स्लोवेस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप कौन से वाले स्टेप के करस्पॉन्डिंग रेट डिटरमाइन कर सकते हो, फर्स्ट वाले पाथ के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। ठीक है, वैसे तो मैंने थोड़ा ही दिखाया, जब आप किसी बुक में देखोगे ना तो ये थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा है, ये उससे कम दिखाएंगे आपको। यहाँ तो थोड़ा हो सकता है कि सामने स्क्रीन पे देखने पे आपको ये 3 4 थोड़ा सिमिलर सा दिख रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले वाली कम सबसे ज्यादा है, दूसरी वाली उससे कम, तीसरी वाली उससे भी कम, और फोर्थ वाली सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बच्चे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, क्या करता है ये कैटलिस्ट, क्या करता है मैम? वो रेट को, रिएक्शन के रेट को वो इंक्रीज कर देता है, ये मैंने लिए प्रोवाइड लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पाथ, यही करता है। यस मैम। है ना, वैसे तो देखो 2 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। नेगेटिव कैटलिस्ट देखो डिपेंड करता है अगर जो आप कैटलिस्ट डाल रहे हो वो कैसा है, अगर पॉजिटिव है तो रेट को बढ़ाएगा, नेगेटिव है तो वो रेट को कम कर देगा। बट केमिकल काइनेटिक्स में आपको ध्यान रखना है, जो भी हम कैटलिस्ट की बात करेंगे वो रेट को इनहांस ही करेगा, ना कि रेट को डिक्रीज करेगा। तो ये अंडरस्टूड रहेगा। अगर आप कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में तो वो रेट को क्या करेगा, फास्ट करेगा। तो अगर मान लो एक मेरे पास ये रिएक्शन है, ठीक है, और एक मेरे पास है ये रिएक्शन, रिएक्टेंट की एनर्जी सेम है, प्रोडक्ट की एनर्जी भी सेम है। ठीक है, ये पहले वाला क्या है, जब आपने कोई कैटलिस्ट नहीं डाला है, एक्टिवेशन, या आप लिख दो यहाँ पे, ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये वाला पाथ विदाउट कैटलिस्ट है, यहाँ पे आपने कोई कैटलिस्ट नहीं डाला। लेकिन जैसे ही आप कैटलिस्ट डालोगे तो देख रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम हो गई। क्या लिखोगे यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कैटलिस्ट का क्या काम होता है। ठीक है, इसकी वो भी है छोटा सा, मतलब इसका फॉर्मूला भी है, वो भी मेरे को आपको सिखाना है। तो पहले आप ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कैसे करोगे फॉर्मूला देख लो। अगर मैं बोलूं बच्चे k इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ए बाई आर टी है, इतना समझ में आ रहा है आपको? ये क्यों लिखा है मैंने, समझ में आया? आर्हेनियस इक्वेशन है ये, बोलो हाँ या ना। बस 5 मिनट दे दो, मैं छोड़ रही हूँ आपको क्योंकि मेरी भी क्लास है ना 7 बजे। अगर मैं बच्चे यहाँ पे लिखती हूँ कैटलिस्ट के लिए, अगर मैं बात कर रही हूँ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो क्या लिखूं मैं, ए ई रेस टू पावर माइनस ईसी बाय आर टी, क्योंकि रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, टेम्परेचर उसी पे ही हो रहा है, बस आपने सिर्फ कैटलिस्ट ही ऐड किया। और अगर मेरे को लिखना हो अनकैटलाइज्ड के लिए रेट कांस्टेंट, तो क्या लिखूंगी, ए ई रेस टू पावर माइनस ईयू बाय आर टी। बोलो हाँ या ना,
क्या ये मैं लिख सकती हूँ? बोलो। यस मैम। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ ना? KC बाय KU e रेज टू पावर माइनस EC प्लस EU बाय RT। कर लोगे डिवाइड? कर सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया, RT को मैंने कॉमन लेके इसके नीचे लिख दिया, ठीक है? बोलो ना। अगर आपको इसको ln की टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे? ln KC बाय KU EU माइनस EC बाय RT। बोलो, लिख सकते हो ये वाली चीज? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। यस मतलब मैम। कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? ये हम पहले कर चुके हैं। अगर लोग की टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिख सकते हो बच्चे इसको? लोग की टर्म्स में लोग, है ना? और फिर क्या करोगे? इस 2.303 को नीचे ले जाओ। दे देंगे। कहाँ ले जाओगे? नीचे, यहाँ पे आरटी के पास। RT के साथ। तो EU क्या है? एक्टिवेशन फॉर अनकैटेलाइज्ड, और EC क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये आपको ध्यान, ठीक है? और ध्यान रखना, अगर आप कैटलिस्ट डालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, रेट फास्ट हो जाएगा, ठीक है? तो कैटलिस्ट की क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चे, ये देख लो, फिर मैं छोड़ दूं। देखो, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट अ लार्ज चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप छोटा मतलब बहुत कम अमाउंट में भी कैटलिस्ट डालते हो तो वो काम कर देगा, ठीक है? और ध्यान रखना, कैटलिस्ट सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस को नहीं करता। जो रिएक्शन अपने आप हो रही है, अगर आप कैटलिस्ट डाल दोगे तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। कैटलिस्ट जो है डेल्टा G को कुछ नहीं कहता, डेल्टा H को चेंज नहीं करता। ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया है तुम्हारे कॉम्पिटिटिव में, ठीक है? और कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अपना काम करके रिएक्शन से बाहर निकल जाता है ना? कोई नुकसान नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके रहने से कुछ दिक्कत होगी, नहीं, अपना काम करता है, वापस निकल जाता है, ठीक है? रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन जा रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों को सेम स्पीड से एक्सेलरेट करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कुछ नहीं कहता, बल्कि क्या करता है? इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करवाता है। तो आपको ये वाले पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये वाले पॉइंट बच्चे आपको ध्यान रखने हैं, याद रहेंगे। ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ठीक है? ध्यान रहेगा ये। और ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी जब हम मंडे को मिलेंगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो जो जो मैंने आज कराया है उसको अच्छे से कर लेना,